मेरा नाम शिल्पा है और मैं हसनपुर से ताल्लुक रखती हूँ। आज की मेरी ये कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं काफी जवान और खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी थी। कॉलेज में ही मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई और धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदलती चली गई और हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे कि हमारी बात शादी तक पहुंच गई। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे पिता की मृत्यु काफी साल पहले ही हो चुकी थी और मेरी माँ भी अब बीमार रहती थी, इसलिए मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए थे, लेकिन जब मैंने उस लड़के से कहा कि तुम मेरे घर रिश्ता भेजो, मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रही है, तब मेरे होने वाले पति ने अपने घर से रिश्ता भेज दिया और इसी तरह से हम दोनों की फैमिली की रजामंदी से हम दोनों की शादी हो गई। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी शादी हसनपुर में ही हो गई थी। मेरे पति की नौकरी भी बहुत अच्छी थी, वो शहर में काम किया करते थे। मेरी ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरे सास ससुर थे, जबकि उनकी बड़ी बहन की शादी काफी सालों पहले हो चुकी थी और वो दूसरे गांव में रहती थी। मेरी नंद हमारे घर पर कभी कभी आया करती थी। ऐसे ही देखते मेरी शादी को 1 साल गुजर गया और मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। हमारे घर में चारों तरफ खुशहाली थी। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन शायद हमारे हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई। मेरी बेटी 8 साल की थी जब मेरे पति को अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घर का सारा खर्च मेरे पति की कमाई से ही चलता था। अब हमारे घर में परेशानी आने लगी थी। मेरे ससुर नाई थे, बस थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करते थे, लेकिन अब मेरे पति के मरने के बाद घर में बहुत ज्यादा परेशानियां आ गई थी। पैसों की भी काफी दिक्कत हो गई थी। इसी तरह से कुछ जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन मेरे ससुर ने एक नया काम शुरू कर दिया था। वो नाई तो पहले से ही थे और लोगों के बाल काटे करते थे, लेकिन अब वह गांव की लड़कियों के बाल काटने के नाम पर आधी रात को उनके साथ छत पर जाते थे। यही सब करते करते काफी समय गुजर गया था और मैं अपने ससुर की यह बात काफी दिनों से नोटिस कर रही थी, क्योंकि जब वो आधी रात को छत पर जाते थे उस टाइम मैं और मेरी बेटी सो रहे होते थे। एक दिन मैंने सोचा कि आज रात में जाकर ससुर के काम के बारे में पता लगाना चाहती हूँ। आखिर आधी रात को वो छत पर क्या करते हैं। मैं धीरे धीरे दबे पांव सीढ़ियां चल रही थी। रात का अंधेरा बढ़ता ही चला जा रहा था, सिर्फ छत से टिमटिमाती रोशनी नजर आ रही थी। आज की रात मुझे मौका मिल गया था कि मैं अपने ससुर के बारे में जान सकूं और ये जान सकूं कि आधी रात को छत पर क्या करते हैं। लेकिन मेरी सास पहरा दे रही होती थी, इसलिए मैं जिस तरह दबे पांव ऊपर जाती थी उन्हीं दबे पांव से वापस आ जाया करती थी, क्योंकि सीढ़ियों पर ही मेरी सास खड़ी हुआ करती थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरे ससुर जवान लड़की को अपने साथ लेकर ऊपर जा रहे थे और उनके हाथ में उनके औजार भी थे। शायद वो उस लड़की के बाल काटने के लिए जा रहे थे, लेकिन मेरी बात समझ नहीं आती थी कि आखिर वो अकेली जवान लड़की को आधी रात में छत पर ले जाकर उसके बाल क्यों काटा करते थे। हर बार मेरी सास की पहरेदारी इतनी सख्त हुआ करती थी कि मैं चाहकर भी सीढ़ियों की तरफ नहीं जा पाती थी और कभी कभी तो मुझे अपनी सास पर भी शक होती थी, कैसे वो अपने पति को किसी भी कुंवारी लड़की के साथ रात की तन्हाई में अकेला छोड़ सकती है। एक दिन मेरी सास पता नहीं कहाँ चली गई थी और मैं आसानी से सीढ़ियों तक पहुँच गई थी। मेरे ससुर कुछ देर पहले ही गांव की नई जवान होने वाली लड़की कविता को लेकर छत पर गए थे और अब वह पूरे 1 घंटे से पहले नीचे नहीं आने वाले थे। मेरे ससुर पहले तो ऐसा कोई काम नहीं करते थे, न जाने उन्हें क्या होने लगा था। उसे घंटे में मेरे ससुर उस लड़की के साथ न जाने क्या क्या करते थे और छत पर क्या क्या होता था। यही सब जानने की मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मेरे ससुर जब अपनी दुकान पर लोगों के बाल काटे करते थे तब तो ऐसा कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन अब उनके काम और काम करने का तरीका मुझे बहुत ही हैरान करने लगा था और आज की रात मुझे जानकर रहना था कि आखिर मेरे ससुर
सिर्फ कुंवारी होने वाली लड़कियों के ही बाल क्यों काटते हैं, और वो भी आधी रात को छत पर अकेले। न तो मेरी सास कभी छत पर जाती और न ही उस लड़की के घर वालों में से किसी को उसके साथ जाने दिया जाता था। मैं आधी सीढ़ियां चढ़ चुकी थी और इस तरह से पर्दा उठने ही वाला था। मेरे ससुर आज कविता के साथ क्या करने वाले हैं? तभी अचानक पीछे से मुझे मेरी सास के आने की आवाज ने मुझे सीढ़ियों से उतरने पर मजबूर कर दिया। हमेशा डरी सहमी धीमी आवाज में बात करने वाली मेरी सास की पहली बार मैंने तेज आवाज सुनी थी। उनकी आवाज सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो वो मेरे पीछे ही खड़ी हुई थी और मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे सीढ़ियों से खींचकर नीचे ले आई थी। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो मुझे कच्चा चबाकर खाए जाएंगी। मेरे बाजू को जोर से पकड़ते हुए पूछ रही थी कि तुम पर कहाँ जा रही हो? मैंने हकलाते हुए कहा, माँ जी मुझे नीचे घबराहट हो रही थी इसलिए मैं छत पर जा रही थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास मुझ पर चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए कहने लगी, क्या तुम जानती नहीं हो आज हमारे घर पर कविता अपने बाल उतरवाने के लिए आई है? फिर तो छत पर जाने के बारे में सोचा भी कैसे? क्या तुम अपने ससुर का काम बंद करवाना चाहती हो? तुम जानती नहीं हो तुम्हें और तुम्हारे बेटी को तुम्हारे ससुर ही पाल रहे हैं। तुम्हारे पति के मरने के बाद तुम्हारे ससुर ने तुम दोनों की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी है और तुम हो कि उनके काम के पीछे पड़ गई हो। तुम्हारे ससुर बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जब वो काम करे तो बीच में उन्हें कोई डिस्टर्ब करे, यहाँ तक कि मैं भी इसीलिए कभी ऊपर जानने की कोशिश नहीं करती। बेहतर होगा कि आज के बाद तुम भी मत जाना आधी रात के टाइम और इस तरह मुझे कभी अपने कमरे से बाहर नजर आना। मैं अपनी सास की बातें चुपचाप सुन रही थी, अब जबकि वो मुझे इस बात का ताना दे रही थी कि ससुर मेरा और मेरी बेटी का पेट पाल रहे हैं और मेरा पति भी जिंदा नहीं है। इसीलिए मैं खामोश हो गई, क्योंकि अपने ससुर से मुझे वैसे ही डर लगता था। जब मेरे पति जिंदा थे वह अपने पिता से कम ही बात किया करते थे और अब अपने ससुर की इस अजीबोगरीब करतूत की वजह से मैं भी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। अगर ऐसे में मेरे साथ ससुर मुझसे और ज्यादा नाराज हो गए तो मेरे लिए परेशानियां और भी बढ़ जाती। मैंने फौरन ही अपनी सास से माफी मांग ली थी और कहा कि आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मेरी सास ने मुझसे कहा कि चलो अपने कमरे में जाकर सो जाओ, देखो कहीं तुम्हारी बेटी ने जाग न जाए। और मैं अपने कमरे की तरफ आ गई। कमरे में आकर मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी कि आखिर मेरे ससुर को इतनी भी तन्हाई की क्या जरूरत थी कि उन्हें किसी तीसरे शख्स की मौजूदगी पसंद नहीं, जबकि पहले तो वो अपनी दुकान पर खुलेआम बाल काटे करते थे और उनकी दुकान पर काफी सारे लोग भी आ जाया करते थे। न जाने अब उन्हें क्यों सिर्फ दो से तीसरा इंसान बर्दाश्त नहीं था। पहले तो मेरे ससुर को किसी भी तन्हाई की जरूरत नहीं होती थी और न ही किसी के आने जाने से उन्हें कोई परेशानी थी। अब तो मेरे ससुर अलग ही तरह की नाई बन गए थे। मेरे ससुर मेरी बेटी से भी कम ही प्यार किया करते थे। मैंने दूसरों के दादा को देखा था कि वो अपनी पोती को बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरे ससुर तो मेरी बेटी पर सिर्फ पाबंदियां ही लगाया करते थे। हर बात पर मेरी बेटी से यही कहते थे कि अब तेरा पिता मौजूद नहीं है तो इसीलिए मेरी जिम्मेदारी है। अभी मेरी बेटी 8 साल की ही थी और इतनी कम उम्र में ही मेरे ससुर अपनी पोती पर रोक टोक करने लगे थे और इस तरह से रोक टोक करते थे जैसे मेरी बेटी कोई जवान लड़की हो और न ही मैं और मेरी बेटी उनकी परमिशन के बिना घर से बाहर निकलते थे और न ही किसी के घर जाने के बारे में सोच सकते थे। मेरी बेटी को स्कूल ले जाने का काम भी मेरे ससुर खुद ही किया करते थे। कभी कभी तो मुझे अपने ससुराल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता तो मेरा दिल चाहता कि किसी तरह मैं इस घर से अपनी जान छोड़ा लूं, लेकिन इस घर से मेरी जान कभी नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि मेरी माँ ही थी जिन्होंने मेरी शादी की थी। मेरी शादी के बाद तो वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, क्योंकि मेरी शादी से पहले उनकी तबीयत खराब रहती थी। अब मेरा कोई नहीं था
जिसके पास अपना दुख बांटने के लिए जा सकती थी। महीने में 2-3 बार मेरे ससुर रात को काम किया करते थे और लड़की के बाल काटे करते थे और हमारे घर की छत पर ही काम किया करते थे। बाकी सारा टाइम वो घर में ही रहने लगे थे। अब उन्होंने दुकान पर भी जाना कम कर दिया था। हमेशा मुझ पर और मेरी बेटी पर नजर रखते रहते थे। जब से मेरे पति की मौत हुई थी तब से घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ससुर के कंधों पर आ गई थी और इसी वजह से मेरे ससुर मेरी बेटी पर अपना पूरा हक जमाते थे। मेरे सास ससुर की शादी को काफी टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी मेरी सास अपने पति से डरी सहमी सी नजर आती थी, जैसे उन्हें किसी बात का कोई डर हो। लेकिन मैं तो बहुत हंसने बोलने वाली औरत थी और अपने ससुर से बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरे ससुर का ही मूड हमेशा खराब रहता था, इसलिए मैं उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाती थी। मैं अपनी सास से काफी बातें कर लिया करती थी। अपनी सास को अपने सामने चिल्लाते हुए देखकर मुझे काफी दुख हुआ था, जबकि मेरे ससुर के आगे मेरी सास की जान निकल जाया करती थी। शादी से अब तक मैंने देखा था कि उन्होंने कभी अपने पति से नजर मिलाकर बात तक नहीं की थी, बल्कि खामोशी से उनके हर हुक्म के आगे अपना सर झुका देती थी। जो भी था, मुझे अपने ससुर एक नहीं भाते थे, क्योंकि उनकी वजह से मेरी बेटी का बचपन जवान लड़कियों की तरह गुजर रहा था। मेरे ससुर के काम की वजह तो मेरी बेटी को भी पता चलने लगी थी, क्योंकि अब बड़ी हो रही थी और उसे भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि आखिर उसके दादा क्या काम करने लगे हैं। कभी कभी वो मुझसे पूछती थी कि माँ, दादा लड़कियों के ही बाल क्यों कटा करते हैं। ये बात तो मैं भी नोट करती थी कि मेरे ससुर सिर्फ उन्हीं लड़कियों के बाल काटते हैं जो कि नाबालिग हो जाया करती है। ये बात मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली थी और जब से मुझे इस बात का पता चला था, मेरे अंदर इस बात के बारे में जानने का इंटरेस्ट और भी बढ़ता चला जा रहा था। आखिर मेरे ससुर ऐसा क्यों करते हैं? कई बार मैंने सोचा कि ससुर जी को किसी लड़की के बाल काटते हुए देखूंगी, लेकिन उनका तो तरीका ही बिल्कुल अलग था। वो आधी रात को लड़कियों को घर बुलाते हैं और उसे अपने साथ छत पर लेकर जाते हैं और वहां से जाकर उसके बाल काटते हैं। सारे गांव में यह मशहूर था कि मेरे ससुर जिस लड़की के बाल काटते हैं उसकी जवानी बहुत खूबसूरत होती है। ऐसे ही करते करते काफी टाइम गुजर गया था और मैं सच्चाई का पता नहीं लगा पा रही थी और मेरे ससुर गांव में फेमस हो गए थे। सुना था कि मेरे ससुर जिस किसी लड़की के बाल काटते हैं उस लड़की का भाग्य संवर जाता है। शादी के बाद उसे अच्छी ससुराल मिलती है और शादी के बाद वो अच्छी जिंदगी गुजारती है। इसीलिए लोग खुशी खुशी अपनी जवान लड़कियों को मेरे ससुर के पास बाल कटवाने के लिए भेजा करते थे, ताकि उनकी बेटियों की किस्मत बदल जाए। लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर थी। क्या मेरे ससुर से बाल कटवाने से किसी लड़की का भाग्य कैसे बदल सकता है, और वो भी आधी रात को अकेले में? कई बार मैंने इस हकीकत को जानने की कोशिश की कि ससुर जी लड़की के बाल किस तरह काटते हैं और आधी रात को छत पर ही क्यों ले जाते हैं, लेकिन कभी मुझे जानने का मौका नहीं मिला। क्योंकि जब भी मेरे ससुर किसी लड़की के बाल काटने के लिए उसे छत पर लेकर जाते थे तो मेरी सास सीढ़ियों पर पहरेदारी करना शुरू कर देती थी और किसी को भी छत पर जाने नहीं देती थी। एक दिन हमारे पड़ोस की रहने वाली ही लड़की नाबालिग हुई तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह उसे भी मेरे ससुर के पास लाया गया। मैं सोचकर खुश हो गई, ये तो पड़ोस की लड़की है। अगली सुबह मैं इसके घर जाकर इसके बारे में बात करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे ससुर ने उसके साथ छत पर ले जाकर क्या किया और किस तरह से उसके बाल काटे। लेकिन अगले दिन जब मैं चोरी चुपके पड़ोस के घर गई तो मैंने उस लड़की से बात करने की कोशिश की। वह बिल्कुल खामोश थी और उसकी माँ भी मुझे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। मेरे सवाल करने पर भी उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि जितनी देर में उनके घर पर बैठी रही मैं हैरान थी। कितनी शरारती और चुलबुली लड़की को अचानक से क्या हो गया है। उसकी माँ भी मुझे कुछ नहीं बता रही थी। घर जाकर मैं यही बात सोचने लगी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर वो लड़की और उसकी माँ मुझे कुछ बताने के लिए तैयार क्यों नहीं है।
जबकि मेरी बेटी भी मेरे साथ गई थी कि पायल दीदी इतना खामोश क्यों बैठी थी, और आपने उनसे जो पूछा उन्होंने उस बात का जवाब क्यों नहीं दिया। मैंने अपनी बेटी से बहाना बना दिया कि बेटी वो जवान हो रही है और ऐसी लड़कियों में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाते हैं, इसीलिए वो भी अपनी माँ के कहने पर चुपचाप बैठी होगी। अब तो शायद उसके सर पर बाल भी नहीं है, शायद इसीलिए वो झिझक रही होगी। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि मेरी बेटी पड़ोस में ही पायल की छोटी बहन के साथ खेलने के लिए जाती थी, जबकि 15 साल की पायल अब बहुत अलग सी लग रही थी। मेरी बेटी ने बताया कि स्कूल के सारे बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे। हो सकता है कि वो शर्मिंदगी की वजह से इतनी खामोश हो गई हो, मगर मुझे क्या पता था कि आखिर उसकी खामोशी के पीछे क्या राज है। जब काफी टाइम तक यही सब कुछ चलता रहा तो मैंने चोरी चुपके छत पर जाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार मेरी सास आगे आ जाती थी या फिर मुझे डांट दिया करती थी। कई बार मैंने अपनी बेटी को भी ये सब देखने के लिए छत पर भेजा, लेकिन मेरी सास मेरी बेटी को डांट कर भेज दिया करती थी और मेरी बेटी से भी यही कहा, कतई ठीक है, तुम अपने दादा के काम में दखलंदाजी मत किया करो। तुम्हारे दादा ही है जिन्होंने तुम्हारे पापा के मरने के बाद भी तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर में सहारा दिया, और वो तुम्हारा सारा खर्चा उठाते हैं। अगर तुम्हारे दादा तुम्हें डांटा भी करते हैं तो उनके दर्द को बर्दाश्त कर लिया करो, क्योंकि वो भी हमारा ही भला चाहेंगे। शुरू में मुझे अपनी सास की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर कभी कभी मैं ये भी सोचा करती थी कि मैं एक विधवा औरत हूँ जिसे पूछने वाला और कोई नहीं, और मेरी बेटी का मेरे सास ससुर के अलावा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं। मेरे माता पिता तो मर चुके थे और कोई रिश्तेदार मेरा गांव में नहीं रहता, जिसके पास में चली जाओ सारे ही रिश्तेदार शहर में रहा करते थे, और किसी ने मेरे माता पिता के मरने के बाद कभी मुझे पलटकर भी तो नहीं देखा था, किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा था। ऐसे में मेरे सास ससुर ही थे जो हर वक्त मेरे साथ खड़े रहते थे। मैं अपनी बेटी को अपनी सहारा बनाना चाहती थी, मैं अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहती थी, पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहती थी। आखिर में कब तक ऐसे अपने ससुर की कमाई पर यहाँ पर पड़ी रहती। मैं कोई काम भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि गांव में औरतों को काम करने की परमिशन नहीं दी जाती थी, इसीलिए मैं चुपचाप घर में रहकर अपने ससुर की ही कमाई पर अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। मेरी बेटी को भी पढ़ने का बहुत शौक था। मैं उससे कहती थी कि तुम मेरी बेटी हो और तुम मेरे साथ ही रहो, मेरे लिए तुम कभी बोझ नहीं बन सकती। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। मेरे पति के मरने के बाद मेरी सास ने काफी टाइम तक मेरे लिए रिश्ते भी तलाश किए थे, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी और मैंने उनको मना कर दिया था। इसी वजह से मुझे अपने सास ससुर की हर बात को मानना पड़ता था। सारे गांव वाले भी मेरे ससुर की बहुत इज्जत किया करते थे, क्योंकि सारे गांव में मेरे ससुर की बहुत बात थी। वह गांव की पंचायतों में भी जाया करते थे, लेकिन मेरी सास का कहना था कि इसमें उनकी मोहब्बत छुपी हुई है। जब मैं बात सोचती तो मुझे भी अच्छा लगता था कि अगर हमारे पास मेरे सास ससुर का सहारा न होता तो शायद हम दोनों माँ बेटी आज इस गांव में बेसहारा और मोहताज की जिंदगी गुजार रहे होते। बस यही सब सोचते हुए मैं सोचती थी कि मुझे अपने ससुर के काम में टांग नहीं लानी चाहिए। उस रात के बाद कभी मैंने छत पर जाने का सोचा भी नहीं। मैं डर गई थी कि अगर मेरी सास ने मेरे ससुर से मेरी शिकायत कर दी तो मैं और मेरी बेटी कहाँ जाएंगे। मेरे ससुर का काम पहले की तरह ही चल रहा था, कभी 15 दिन में एक बार तो कभी 1 महीने में 3-4 बार कोई न कोई लड़की नाबालिग होकर हमारे घर आई और मेरे ससुर के साथ खामोश होकर छत पर चली जाती थी, और मेरी सास सीढ़ियों के पास ही रहती, और 1 घंटे बाद जब वो लड़की छत से वापस नीचे आती तो मेरे ससुर उसके जाने के काफी देर बाद नीचे आते थे और उनकी हालत काफी खराब होती थी। इस बात के बारे में भी मुझे जब पता चला, जब मैं एक रात फ्रिज से पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी तो मैंने अपने ससुर को सीढ़ियां उतरते हुए देखा।
तो मुझे उनका हुलिया बहुत ही खराब लग रहा था। मेरे ससुर का सांस भी फूला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत मेहनत का काम करके नीचे आए हैं। मेरे ससुर हमेशा काले रंग का कुर्ता ही पहनकर लड़कियों के बाल काटने छत पर जाते थे, लेकिन जब वो नीचे उतरते तो उनके कपड़े चेंज हुए होते थे। जो कपड़े पहनकर छत पर गए होते थे, वो कपड़े उनके शरीर पर मौजूद नहीं होते थे, बल्कि वह दूसरे कपड़े पहनकर नीचे उतरते थे। वो तो हाँफते और कपकपाते हुए सीढ़ियां उतरते थे, जैसे बहुत ही ज्यादा थक गए हैं और उनके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा होता। और फिर मुझे याद आया कि जब भी मेरे ससुर किसी लड़की के बाल काटते हैं तो पूरा दिन खुद को कमरे में बंद किए होते थे, और मेरी सास को भी कमरे में जाने की परमिशन नहीं होती थी। वो इतना ज्यादा ठंड हो जाया करते थे कि सारा दिन कमरे से नहीं निकला करते थे। और फिर उस टाइम उन्हें चलता देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह खेत में हल जोत कर आ रहे हैं। अपने ससुर को देखते ही मैं छुप जाती थी और मेरे ससुर अपने कमरे में चले जाते थे। हमेशा की तरह एक दिन मेरी सास कमरे के बाहर सो रही थी और मेरे ससुर कमरे को बंद करके अंदर ही सो रहे थे। मेरी बेटी के स्कूल की छुट्टी थी, इसीलिए मुझे उसके उठने की फिक्र नहीं थी। तभी मैं किसी काम से बाहर किचन में गई तो मैंने देखा कि मेरी सास चुपके चुपके आंसू बहा रही थी। पहली बार जब मैंने अपनी सास को इस तरह से रोते हुए देखा तो मैं फौरन भागकर उनकी तरफ गई और उनसे पूछा कि माँ जी, आप क्यों रो रही हो? मेरी बात सुनकर मेरी सास ने जल्दी से अपने आंसू साड़ी के पल्लू से साफ कर लिए और कहने लगी, नहीं बहू, मैं कहाँ रो रही हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी सास रो रही थी और इसी बात ने मुझे न सिर्फ दुखी कर दिया था बल्कि मैं बहुत ज्यादा परेशान भी हो गई थी। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से मेरी सास को छुप छुप कर रोना पड़ रहा था। अब तो मुझे अपने ससुर से नफरत का एहसास होने लगा था कि शायद मेरे ससुर ही थे जिनकी वजह से मेरी सास छुप छुप कर आंसू बहा रही थी। उस दिन के बाद से मैंने अपने सास ससुर पर नजर रखना शुरू कर दिया। जब भी मेरे सास ससुर किसी लड़की के बाल काटकर सीढ़ियां उतर कर नीचे आते तो उनके चेहरे पर थकान के असर साफ दिखाई देते थे और अगले ही दिन मुझे मेरी सास छुप छुप कर रोती हुई नजर आती थी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और मेरी बेटी भी अब जवान होने लगी थी। मेरी सास ने मेरी बेटी का माथा चूमा और कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि गांव की सारी लड़कियों की तरह तुम्हारे दादा के हाथों तुम्हारी किस्मत भी चमक जाए। अपनी सास की बातें सुनकर मेरी जान निकल गई। क्या माँ मेरी बेटी के बाल कटवाने के लिए उसको भी मेरे ससुर के हवाले करने जा रही थी? मैं ये सोच सोच कर ही परेशान थी कि गांव की दूसरी लड़कियों की तरह मेरी बेटी को भी सबकी मजाक का निशाना बनना पड़ेगा। मेरी बेटी रोने लगी और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई तो उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, माँ, मैं किसी भी हाल में बाल नहीं उतरवाना चाहती हूँ। ऐसा तो मैं भी नहीं चाहती थी। इतनी ही देर में मेरी सास भी मेरे कमरे में आ गई और मेरी बेटी से कहने लगी कि क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे दादा की वजह से कैसे गांव की लड़कियों की किस्मत बदल जाती है? जिसके भी बाल आज तक तुम्हारे दादा ने काटे हैं, कुछ ही दिनों में उनकी शादी बहुत धूमधाम से हुई है और बहुत ही अच्छी जगह पर हुई है। ऐसे ही गांव वाले अपनी बेटी को दादा के हवाले करके नहीं जाते। जब वो तेरे दादा से इस काम के लिए फायदा उठा सकते हैं तो फिर हम घर वाले क्यों नहीं? तू तो हमारे घर की ही बेटी है। मैंने अपनी सास से मना किया, लेकिन मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरी सास ने ससुर को बुलाया और मेरे ससुर से कहा कि आज की रात आपको अपनी पोती के बाल काटने हैं। ये सुनकर मेरे ससुर के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह कहने लगे कि क्या हमारी पोती भी नाबालिग हो गई है? मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी कि हाँ, अब हमारी पोती की बारी है। हम इसकी शादी धूमधाम से किसी अच्छी जगह करेंगे और इसके बालों पर आपका हाथ लग गया तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह इसकी किस्मत चमक उठेगी। ये कहकर मेरी सास ने मेरी बेटी को ससुर के साथ छत पर भेज दिया। मैं अपनी बेटी को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी सास जबरदस्ती मेरी बेटी को छत पर ले गई और छोड़कर वापस आ गई। मैं अपनी सास के आगे हाथ जोड़े खड़ी थी
और उनसे मिन्नतें कर रही थी कि वो मेरी बेटी के बाल न कटवाए। और मेरी बेटी भी बहुत रो रही थी क्योंकि वह गंजा नजर नहीं आना चाहती थी। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और बस रोए चली जा रही थी। मेरी सास मुझे समझा रही थी कि रोने का कोई फायदा नहीं, तुम अपनी बेटी के फायदे के बारे में सोचो कि अगर तुम्हारी बेटी की शादी किसी अच्छे परिवार में हो जाएगी तो तुम्हारे पति की आत्मा को शांति मिलेगी, आखिर उसकी इकलौती बेटी की जिंदगी का सवाल है। मैंने अपनी सास से कहा कि ये सब गलत बातें हैं और मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी रोती हुई मुझसे आकर लिपट गई। मैंने देखा कि मेरी बेटी के बाल सही सलामत थे। ये देखकर मेरी सास के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था कि उसके बाल कटे हुए नहीं थे, बल्कि बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी बेटी को कमरे में ले गई और मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हारे साथ दादा ने क्या किया था। मेरी बेटी ने बताया कि दादा ने पहले तो अपना ब्लैक कलर का कुर्ता पहना और उसके बाद मेरे सामने आकर बैठ गए थे। दादा मेरे करीब आए तो मेरी जान निकल गई और फिर जैसे ही दादा ने मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दादाजी ने मुझे अपने करीब किया और अपने सीने से लगा लिया। माँ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट जाएगा क्योंकि दादा ने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था और फिर मुझे महसूस हुआ। मैं हैरान हो गई और दादा से कहने लगी, दादाजी आप क्यों रो रहे हो। काफी देर बाद जब दादा ने मुझे खुद से अलग किया तो उनकी आंखें लाल हो गई थी और आंसुओं से उनका चेहरा भीगा हुआ था और ज्यादा नहीं, मुझे बस उन्होंने एक बात बताई जिसको सुनकर मेरे होश उड़ गए। दादा ने मुझे बताया कि मेरी बेटी, मैं तेरे बाल नहीं काट सकता, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, तू मेरा अपना खून है, तुम मेरे इकलौते बेटे की निशानी हो और तेरी चाहत मेरे घर की छत है। माँ, दादाजी की बातें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन दादाजी के शब्दों ने मुझे चौंकाने पर मजबूर कर दिया था। मैंने दादा से कहा कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं और दादा ने मुझे वापस आपके पास आने को कहा। कहने लगे, तुम वापस अपनी माँ के पास चली जाओ और अपनी माँ से कहना कि दादाजी तुम्हारे बाल नहीं काट रहे। और मैं आपके पास भागी चली आई। अपनी बेटी की सारी बातें सुनकर तो मुझे बहुत हैरत हुई थी और मैं अपने ससुर के कमरे की तरफ चली गई। मेरी बेटी भी मेरे साथ ही थी। जब मैं अपने ससुर के कमरे में गई तो मेरे ससुर मेरी सास के कदमों में बैठे रो रहे थे और मेरी सास से माफी मांग रहे थे। मेरी सास भी सिसक सिसक कर रो रही थी। ये सब देखकर मैं परेशान हो गई थी और उन दोनों से पूछने लगी कि आखिर मामला क्या है, मुझे भी तो कुछ पता चले। आप दोनों कितनी देर से एक दूसरे के पास बैठकर रो रहे हो। मेरे ससुर ने जब मेरी आंखों में और मेरी बेटी की आंखों में आंसू देखे तो वो मेरे करीब आकर कहने लगे, आज मैं तुम्हें एक सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूँ और तुमसे राज खोलना चाहता हूँ, शायद जिसे सुनकर तुम्हारा शरीर कांपने लगेगा। मेरे ससुर ने मुझे रोते हुए बताया कि आज से कई साल पहले की बात है। मैं इस गांव के चौधरी का खास नहीं था और मैं सिर्फ चौधरी के ही बाल काटता था। गांव का चौधरी बहुत ऐश तरह का आदमी था और उसकी आदत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मुझे नौकरी करनी पड़ रही थी। और फिर एक दिन गांव के चौधरी ने मुझे नौकरी से निकालकर एक नया काम सौंप दिया, लेकिन जो काम उसने मुझे बताया मैं वो काम करने के लिए तैयार नहीं था और उसके घर से काम छोड़ दिया। उसके बाद मैंने गांव में अपने ही दुकान खोल ली थी। जब मेरा बेटा कमाता था मुझे इतनी परेशानी नहीं होती थी। चौधरी मुझे दुकान पर आकर बहुत परेशान किया करता था और मुझे इस काम के लिए रजामंद करना चाहता था, लेकिन मैं कभी भी उसके घिनौने काम में साथ नहीं देना चाहता था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया और घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे सर पर आ गई। चौधरी ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। ये बात मैंने कभी बेटे को भी नहीं बताई थी। वो चाहता था कि मैं किसी भी तरह से उसकी बात मान लूं और जो वो कहता है वो करना शुरू कर दूं, लेकिन मैं बहुत खुददार आदमी था, उसकी बात नहीं मानना चाहता था। भले ही मैंने उसका ये काम करना छोड़ दिया था और जब अपनी दुकान कर ली तो वो मुझे वहां आकर भी तंग किया करता था।
मेरे बेटे की नौकरी अच्छी थी और उसकी कमाई से सारा घर का खर्च आराम से चल रहा था, इसलिए मैंने चौधरी के तंग करने पर अपने दिमाग पर किसी तरह का बोझ नहीं डाला। लेकिन जब मेरा बेटा मर गया और घर में परेशानी आने लगी तो मुझे सिर्फ एक यही रास्ता ठीक लगा और मैंने चौधरी के सामने हार मान ली और उसका काम करने के लिए राजी हो गया था। चौधरी ने सारे गांव में बात मशहूर कर दी कि मेरे हाथ में बहुत जादू है और मैं जिसके भी बाल काटता हूँ उसकी किस्मत संवर जाती है। यहाँ तक कि गांव के चौधरी की जमीन भी फलने फूलने लगी है और ये इसीलिए ही हुआ है क्योंकि मैं उनके बालों पर हाथ लगाता था। सारे ही गांव वाले अनपढ़ और सीधे साधे लोग हैं, उनके लिए तो गांव के चौधरी की हर बात सही होती है। और गांव के चौधरी ने इस बात का बहुत ज्यादा चर्चा किया तो गांव वालों ने आंखें बंद करके उसकी बात पर यकीन करना शुरू कर दिया। और उसके बाद चौधरी साहब ने गांव में यह बात फैला दी कि मैं किसी नाबालिग लड़की के बाल उतारूंगा तो उसकी किस्मत बदल जाएगी और उसकी शादी बहुत अच्छी जगह होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि चौधरी साहब ने ये सब कुछ क्यों किया है और ये काम क्यों कर रहे हैं। चौधरी साहब ने मुझे लाखों रुपए देने का वादा किया था और कहा था कि मुझे बस इस गांव की जवान होने वाली लड़कियों के बाल उतारने हैं। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपने घर की परेशानियों को देखते हुए मैंने चौधरी के पैसे ले लिए और ये काम करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं होगी और फिर जब गांव वाले ये सोचकर मेरे पास अपनी नई नाबालिग बेटियों को मेरे पास लाने लगे तो उनकी किस्मत बदलने लगी। इसीलिए मैं भी खुशी खुशी रात के अंधेरे में उनके बाल उतार दिया करता और बदले में चौधरी साहब मुझे बहुत पैसे दे देते थे। कई सालों तक ये सिलसिला इसी तरह से चल रहा था। फिर एक दिन मुझे तुम्हारी दादी ने बताया कि जिन लड़कियों के मैं बाल काटता हूँ उनके साथ चौधरी साहब क्या खेल खेलते हैं, और ये जानकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। और मैं चौधरी के इस गंदे खेल में अब बुरी तरह से फंस चुका था और अब मैं खुद को चाहकर भी नहीं बचा पा रहा था और आज तक मैं उनकी इस खेल का शिकार हूँ। तुम्हारी सास को इस बारे में चौधरी की हवेली की किसी रानी ने बताया था और तुम्हारी सास ने बात फिर मुझे बताई तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं कितना गलत काम कर रहा हूँ। चौधरी साहब को कम उम्र की नई नई जवान लड़कियों के साथ अपनी हवस पूरी करने का शौक था और गांव में इस बात को बहुत ज्यादा छुपाया जाता था कि कोई लड़की कब जवान हुई। चौधरी साहब ने ये खेल रचाया और मैं उनकी बातों में आ गया। जवान होने वाली लड़की जैसे ही मेरे पास आकर अपने बाल कटवाते चौधरी साहब को इस बात की खबर हो जाती कि यह लड़की नई नई नाबालिग हुई है और वह उसके साथ अपनी हवस पूरी करने के लिए कोई नया खेल रचाकर उसे अपनी हवेली बुला लिया करते थे और गांव के हर नाबालिग लड़की उनकी हवस का शिकार बन जाती थी। अब मैं इस काम में बुरी तरह से फंस चुका हूँ, यहाँ तक कि चौधरी साहब ने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैंने किसी के सामने भी यह बात खोलने की कोशिश की तो वो बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि मुझ पर ही कोई इल्जाम लगाकर मुझे बदनाम कर देंगे। इस डर से मैंने कभी चौधरी साहब का काम नहीं छोड़ा और न ही कभी अपने घर की औरतों को अकेला घर से बाहर जाने की परमिशन दी। चौधरी की नज़र बहुत गंदी है और खराब है। तुम्हारी सास अच्छी तरह से जानती थी कि जिन लड़कियों के बाल में काटता हूँ उनके साथ चौधरी साहब क्या करते हैं, इसीलिए छुप छुप कर रोया करती और मैं खुद भी कई घंटे रोने के बाद मैं नीचे आता था क्योंकि मैं इस गंदे काम में शामिल नहीं होना चाहता था। मेरी मजबूरियों ने मुझे काम करने पर मजबूर कर दिया था। चौधरी साहब ने मुझे काले रंग का कुर्ता दिया था और कहा था कि लड़की के बाल काटते वक्त तुम यही कुर्ता पहना करो ताकि लोगों को लगे कि तुम कुछ खास करते हो, जिसकी वजह से लड़कियों की किस्मत बदल जाती है। चौधरी लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाने के कुछ ही महीनों बाद ही उसकी शादी अपने किसी मासूम नौकर से करवा देता है और उस नौकर को ढेर सारा पैसा भी देता है। इस तरह से उस लड़की की जिंदगी संवर जाती है। चौधरी साहब के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए अपनी अय्याशी पर आंख बंद करके पैसे लुटाता है और मैं उनके हाथों की कठपुतली हूँ। लेकिन मैं अपनी पोती के बाल काटकर चौधरी साहब कोई खबर नहीं पहुंचाना चाहता कि मेरी पोती भी जवान हो चुकी है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी पोती भी
उस आदमी के जुल्म से नहीं बच पाएगी। अपने ससुर की बात सुनकर मैं और मेरी बेटी रोने लगे थे। हमें तो इस चीज की कोई खबर ही नहीं थी, क्योंकि मैं तो शहर से शादी करके यहाँ पर आई थी और मेरे ससुर ने और मेरे पति ने कभी मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दिया था। इसलिए मुझे गांव में क्या होता है इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और न ही कभी मुझे चौधरी साहब के बारे में कुछ पता था। मुझे तो अपने ससुर का अपनी बेटी पर नजर रखना और उनका हमेशा मेरी बेटी पर पाबंदी लगाना बुरा लगता था। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि मेरे ससुर मेरी बेटी से कितना प्यार करते थे कि जो मेरी बेटी को चौधरी साहब से बचाने के लिए इस कदर कोशिश करते रहे थे। मेरे ससुर ने हमसे वादा किया कि वो अपनी पोती की इज्जत पर कोई आंच आने नहीं देंगे और न ही आइंदा गांव की दूसरी लड़कियों की बर्बादी का जरिया बनेंगे। मेरे ससुर ने कहा कि अब चाहे हमारे घर में कितनी ही परेशानियां आ जाए, लेकिन वह चौधरी के घिनौने काम में उनका साथ नहीं देंगे। मेरे ससुर ने हमसे कहा कि अपना सामान पैक कर लो, हम इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और जाने से पहले मैं गांव के मास्टर के नाम एक खत लिखकर जाऊंगा, जिसमें सारी हकीकत लिख दूंगा। गांव के मास्टर एक समझदार आदमी है जो खामोशी से गांव वालों को ये बात देंगे और यह किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम में से कोई नहीं जानता था कि अब हमारी मंजिल क्या है। मेरे ससुर ने कदम बढ़ाया था, इसलिए हमें यकीन था कि ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। मेरे ससुर ने गांव के मास्टर के नाम पर एक लंबा से लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने हर बात एक साफ साफ लिख दी थी, ताकि हमारे जाने की बात कोई भी गांव वाले चौधरी साहब की बातों में न आ सके। फिर कोई लड़की बाल कटवाकर या किसी और तरीके से चौधरी साहब तक ये खबर न पहुंच जाए कि अब वो जवान और नाबालिग हो चुकी है और उनकी हवस का निशाना बनने के लिए तैयार है। मुझे आज भी अच्छी तरह से यह बात याद है कि जब भी कोई लड़की नाबालिग होने के बाद गंजी होती और फिर कुछ दिनों के बाद वह डरी सहमी रहती थी और खामोश रहती थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे सब इसलिए है क्योंकि वह गंजी हुई है, इसलिए परेशान है। लेकिन ये रास्ता खुला था कि वह चौधरी साहब की हवस का निशाना बनकर आई थी और मेरे ससुर जिनको मैं बहुत ही गलत समझती थी, दरअसल वह खुद भी एक तकलीफ का शिकार थे। और जब हम ये गांव छोड़कर जा रहे थे तो मेरे ससुर के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। आज भी अक्सर गांवों में ऐसे बहुत से चौधरी मौजूद हैं जो इस तरह की हरकतों में शामिल हैं और सीधे साधे गांव वाले उनकी घटिया और उनकी करतूत नहीं जानते हैं। शहर के लोगों को चाहिए कि वह गांव में पढ़ाई के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, ताकि सीधे साधे और भोले भाले गांव वाले ऐसी घटिया सोच के लोगों से खुद को बचा सके। मेरे ससुर ने चौधरी के जितने भी पैसे कमाए थे वो सारे पैसे लेकर मेरे ससुर और हमारा पूरा परिवार शहर जाकर रहने लगा था। शहर जाकर रहने में हमें बहुत परेशानी हुई थी क्योंकि नया नया शहर था और हम गांव के लोग थे, इसलिए हमें रहने में दिक्कत नहीं हो रही थी। मेरे ससुर ने शहर में एक मकान खरीद लिया। मकान छोटा था लेकिन हमारा गुजारा अच्छे तरीके से हो रहा था। मेरी बेटी जवान हो गई, वो भी पढ़ाई कर रही थी और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। मैं भी जॉब करती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी इसलिए मुझे जॉब आसानी से मिल गई। मेरी सास को अच्छी सिलाई आती है, वो भी सिलाई करती है। अब इसी तरह से हमारे घर का गुजारा चल रहा है। लेकिन अब बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है क्योंकि अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और मेरे ससुर भी बहुत सुकून से है और अब वो मेरी बेटी पर कोई रोक टोक भी नहीं करते। शहर आने के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। न जाने और चौधरी के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि चौधरी के खिलाफ मास्टर ने जरूर कोई एक्शन उठाया होगा। हम गरीब लोग थे, अगर गांव में रहकर चौधरी का सामना करते तो चौधरी हमें गांव का नहीं छोड़ता और हमारी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर देता। इसलिए तो मेरे ससुर ने गांव को ही छोड़ने का फैसला किया था। फिलहाल अब हमारी परेशानियां खत्म हो गई। हम तीनों औरतें बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं और हमारे घर का खर्चा चल रहा है। ससुर भी छोटा मोटा कोई काम कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए पहले ही काफी कुछ किया है, इसीलिए हम नहीं चाहते कि अब वह काम न करें। उनकी उम्र हो गई है, वह बीमार रहने लगे हैं। अब हम माँ बेटी घर का बोझ उठा रहे हैं।
और हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है और बहुत खुशी खुशी गुजर रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।